यस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे न्यूक्लियस, जो हमारी यूनिट चल रही है। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रॉपर्टीज थी न्यूक्लियर फोर्स की। आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। तो दिस इज एक्स्ट्रा, आप ऐसे लिख लेना अपनी नोटबुक में, वैसे ये एक्स्ट्रा है बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा दो, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब किसी अलग अलग थ्योरीज आई हैं, अलग अलग थ्योरीज आई जिसने एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली ओरिजिनेट कैसे होती हैं। तो सारी थ्योरीज तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं पढ़ सकते, और अभी भी इस पे रिसर्च तो चल ही रही है। न्यूक्लियर फोर्सेस, हमें ये पता है कि फोर्स का बिहेवियर कैसा है, जैसा हमने कल पढ़ा था। नॉन सेंट्रल फोर्स है, एंड इसके अलावा हमने कहा था कि वैसे तो ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, बट एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद अगर बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस हो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो फिर ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाती हैं। ये सब हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी हमने कल पढ़ा था, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन। तो बिहेवियर, नेचर वगैरह सब पता है, लेकिन ओरिजिन का नहीं पता कि न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे ओरिजिनेट हुई हैं। तो सबसे जो बेस्ट थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज एक जापानीज साइंटिस्ट है युकावा, जिसने न्यूक्लियर फोर्सेस के ओरिजिन को थोड़ा एक्सप्लेन किया। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट सुटेबल थ्योरी है वो। तो ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, या फिर आप ब्रैकेट में लगा दो युकावा थ्योरी, युकावा थ्योरी। तो बेटा आप इसमें लिखो, इन 1935, इन 1935 a Japanese scientist Yukawa predicted existence of a new particle, predicted existence of a new particle, और इस नए पार्टिकल का नाम था कॉल्ड पाई मेजॉन। ध्यान से सुनना, कॉल्ड पाई मेजॉन। ये एक पार्टिकल था, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका कोई एंड नहीं है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका कोई एंड ही नहीं है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बहुत सबसे छोटा पार्टिकल है, वी कैन से दैट, उससे छोटा नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से नहीं बना, वो अपने आप में सबसे छोटा पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हालांकि दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, बट दे आर फर्दर मेड अप ऑफ, और दे आर कंपोज्ड ऑफ सम अदर पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, उन्हें क्वार्क्स कहते हैं। बट खैर हम वहां नहीं जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखो कि पाई मेजॉन ऐसा ही एक पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी योकावा ने की थी, और इसका कनेक्शन है न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ, पाई मेजॉन का। बाद में ये डिस्कवर भी हो गया, इसने तो प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद आप कह सकते हो इसने प्रिडिक्शन की थी कि इस तरह का कोई पार्टिकल होगा, पाई मेजॉन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में एक कॉस्मिक रेडिएशंस में इसकी डिस्कवरी भी हो गई। तो लेटर ऑन आप कह सकते हो इट इज डिस्कवर्ड इन कॉस्मिक रेडिएशन। लेटर ऑन, later on it is discovered in cosmic radiation. I am just giving you some overview so that कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। later on it is discovered in cosmic radiation. now बेटा, cosmic radiation में इसकी डिस्कवरी हुई,
अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के होते हैं पाई मेसोन, यानी ये जो पार्टिकल है पाई मेसोन ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पाई मेसोन, 3 टाइप्स ऑफ पाई मेसोन। वही सारे, नंबर 1 एक तो पॉजिटिव होगा, एक होगा बेटा पाई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है जिसे हम पाई पॉजिटिव मेसोन कहते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसे पाई नेगेटिव कहते हैं, पाई माइनस मेसोन, और एक और पार्टिकल होता है मेसोन पार्टिकल जिसे पाई जीरो कहते हैं, न्यूट्रल यानी कि। तो ये भी 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो पाई मेसोन है 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इस पाई मेसोन का जो चार्ज होता है, जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कितना चार्ज है इसके पास? तो दिस चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है। आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पाई मेसोन। बेटा पाई मेसोन में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेम चार्ज है इसका भी, जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है प्रोटॉन के पास होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों का। एंड अदर प्रॉपर्टीज इसकी हैं, बाकी मास भी इसका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, बट थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है अगर हम मास की बात करें। तो दिस इज ऑल अबाउट पाई मेसोन। अब देखते हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने? पहले इसको नोट कर लो, यहाँ तक लिख लिया? डन। ओके, चलो आगे चले, यहाँ की कॉन्टिन्यूटी में ही चल रहा है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है दैट इज दिस, ये याद रखना, देयर इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब हमेशा न्यूक्लियस के अंदर आप ये मत समझो कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो मतलब इस तरह से हैं कि आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस होता जा रहा है अंदर ही अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में प्रोसेस चलता रहता है। एक्चुअली क्या हो रहा है वो आप देखो, there is continuous exchange of पाई मेसॉन। ये जो मेसॉन पार्टिकल है लगातार एक्सचेंज होता रहता है। देयर इज कॉन्टिन्यूड एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, between proton and neutron, and thus they get converted into and thus they get converted into each other। मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखो कैसे, मान लो बेटा हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक हमारे पास प्रोटॉन है ये, अगर प्रोटॉन में से अगर हम लोग ये पाई मेसॉन, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव टाइप का जो पाई मेसॉन पार्टिकल है उसको एमिट कर दे, अब आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव था, आपको पता है प्रोटॉन के पास कितना चार्ज था, ई चार्ज था, और वो ई चार्ज इसने माइनस कर दिया, पाई मेसॉन पार्टिकल इसने बाहर निकाल दिया अपने से, और ये पाई मेसॉन जैसे ही ये बाहर निकाल देगा तो प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो जाएगा और प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। एट द सेम टाइम ये जो इसने पाई मेसॉन बाहर निकाला, ये पाई मेसॉन अगर न्यूट्रॉन गेन कर ले, अब न्यूट्रॉन के पास एक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट? यस सर। यस नो बोलो। देखो फिर से मैं बताता हूँ, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है,
कितना है फंडामेंटल चार्ज के इक्वल। पाई मेजॉन का भी चार्ज फंडामेंटल चार्ज के इक्वल है। अगर प्रोटॉन ने अपना चार्ज बाहर निकालना है तो प्रोटॉन ने अपना चार्ज पाई मेजॉन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रोटॉन में से पाई मेजॉन हटा दोगे प्रोटॉन न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा मतलब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसने अपना चार्ज बाहर निकाल दिया। अब ये जो चार्ज इसने बाहर निकाला ये गेन कर लिया न्यूट्रॉन ने, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, उसने जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज गेन किया अब उसका चार्ज आ गया उसके पास और वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो इस तरह से जब एक्सचेंज होता रहता है, पाई मेजॉन हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। देयर इज कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और दे गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यही लाइन मैंने ऊपर लिखी है। तो ये तो मैंने बताया पॉजिटिव के लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो कि ये वाला अपना दिस वन इज न्यूट्रॉन एंड दिस वन इज प्रोटॉन। सपोज ये हमारा न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन ने किया क्या, प्रोटॉन ने यहां से पाई मेजॉन निकाला और इसको दे दिया पाई प्लस। ध्यान से अगर आपको विजिबल है वीडियो में तो अपनी नोटबुक में ध्यान से बनाना। प्रोटॉन ने पाई प्लस मेजॉन, ये है पाई प्लस मेजॉन निकाल के अपने ऐसे निकाल के न्यूट्रॉन को दे दिया। जब ऐसा होगा तो उसके बाद देखो अब क्या होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की जगह बन जाएगा प्रोटॉन क्योंकि उसके पास ये पाई मेजॉन आ गया, और जहां प्रोटॉन था वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। यानी इस तरह से ये फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वही होगा, यहां से पाई मेजॉन निकलेगा न्यूट्रॉन को मिल जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यू कैन नॉट से कि प्रोटॉन यही है यही प्रोटॉन रहेगा, नहीं। न्यूक्लियस के अंदर चलता रहता है लगातार अंदर, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं रहता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, फिर न्यूट्रॉन भी न्यूट्रॉन नहीं रहता, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लगातार ये जो पाई मेजॉन वाला पार्टिकल है ये एक्सचेंज होता रहता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी बच्चों। यस सर। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा भी नहीं है कि कुछ चल नहीं रहा, ये चल रहा है विद इन द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस ही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, ऐसा ही सिमिलरली उसके बाद आप एक पॉइंट और लिखो। जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल ही हमेशा एक्सचेंज होता है। हमने कहा पाई मेजॉन्स एक्सचेंज होते हैं। पाई मेजॉन तीन तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो पॉजिटिव जब ऐसे होता है एक्सचेंज तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। सिमिलरली कई बार ऐसे भी होता है। सिमिलरली आगे आप लिखो न्यूट्रॉन एमिट। सिमिलरली जब न्यूट्रॉन एमिट करता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन एमिट्स नेगेटिव मेजॉन, नेगेटिव पाई मेजॉन। ये तो प्रोटॉन ने एमिट किया था तो न्यूट्रॉन बन गया। ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन नेगेटिव पाई मेजॉन एमिट करेगा, नेगेटिव पाई मेजॉन, देन it is absorbed by, then it is taken by, you can say that, then it is taken by a proton। और इस तरह से भी वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। then it is taken by a proton and the result is that, और उसका रिजल्ट क्या आता है, and the result is that neutron gets converted into proton, neutron gets converted into proton and vice versa, और प्रोटॉन भी बेटा कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। अब इस केस में एक और मानो, इसी के अंदर एक और ले लेते हैं। मान लो बेटा ये हमारे पास है न्यूट्रॉन और ये रहा दूसरा कहीं प्रोटॉन। अब अगर ये वाला न्यूट्रॉन अपना क्या करेगा, यहां से नेगेटिव पार्टिकल इसको ट्रांसफर करेगा, पाई नेगेटिव, माइनस वाला पाई मेजॉन। तो अब देखो क्या होगा, ये न्यूट्रल था, इसने से नेगेटिव चार्ज अपने से निकाल दिया तो अब न्यूट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन बन चुका है और जो यहाँ प्रोटॉन था वो पाई नेगेटिव गेन करके न्यूट्रॉन बन चुका है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस और नो?
यस सर। तो अब इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारा न्यूट्रॉन था उसने एमिट किया पाई नेगेटिव मेसॉन, वो बन गया प्रोटॉन। फिर यही पाई नेगेटिव मेसॉन जब प्रोटॉन ने गेन किया तो वो बन गया न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका चार्ज प्लस है इसका चार्ज माइनस है, कैंसिल होके न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन बन गया। तो इस तरह के प्रोसेसेस अंदर चलते रहते हैं विद इन द न्यूक्लियस। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना पाई मेसॉन का, यही रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब इंटरेक्शन होता है। फोर्स का मतलब इंटरेक्शन करना। अब आपको पता है लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दे आर अप्लाइंग फोर्सेज ऑन ईच अदर। अब इसमें चार्ज का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कल बताया था न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, तो कोई मतलब नहीं है प्रोटॉन के पास चार्ज है या नहीं है। एक्चुअली वो कह रहा है पाई मेसॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं जिस वजह से दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड अप्लाइंग फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो दो पॉसिबिलिटीज ये है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक न्यूट्रल पाई मेसॉन भी तो है, न्यूट्रल वाला। जब न्यूट्रल वाला एक्सचेंज होता है तब प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहता है। लेकिन क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है इसलिए इंटरेक्शन तो हो रही है प्रोटॉन की प्रोटॉन के साथ और न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के साथ। थर्ड केस, सिमिलरली इसमें भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली बेटा अगर हमारा प्रोटॉन है इट इज गिविंग अ न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब पाई जीरो मेसॉन, तो ऑब्वियसली वो प्रोटॉन ही रहेगा। वो किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसको पाई जीरो दे रहा है। अब जो दूसरा प्रोटॉन है वो वाला पाई जीरो गेन कर रहा है और वो भी अभी प्रोटॉन ही बना रह रहा है। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी कर सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि प्रोटॉन ने पाई जीरो दिया, वो तो प्रोटॉन ही रहा, फिर ये पाई जीरो किसी न्यूट्रॉन ने गेन कर लिया तो वो न्यूट्रॉन ही रहा। मतलब इंटरेक्शन चल रही है समहाउ, और ये इंटरेक्शन हो रही है बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। अब देखो ना प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज तो जीरो है, प्रोटॉन में कोई चार्ज ऐड तो हुआ नहीं, वो तो उतना ही था जितना है। तो वहाँ पे इसी तरह न्यूट्रॉन होना चाहिए ना दूसरी साइड भी, ऊपर में नहीं नहीं न्यूट्रॉन नहीं, ऐसा माइनस। ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है, आप भी सही कह रहे हो। व्हाट आई मीन कि ये न्यूट्रॉन ने दिया और न्यूट्रॉन ने गेन किया, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन ने पाई जीरो एमिट किया और तो वो वो हमने न्यूट्रॉन पहले ने लिख गेन कर रखा है। लिया। हाँ नहीं, सुनो, प्रोटॉन ने पाई जीरो एमिट किया, ये पाई जीरो प्रोटॉन ने ही एब्जॉर्ब किया, यानी प्रोटॉन ने ही लिया। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये पाई जीरो प्रोटॉन ने एमिट किया हो और लिया न्यूट्रॉन ने हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये सारा जो है अगर आप न्यूक्लियस के अंदर मतलब इतना ज्यादा डीप जाके देखोगे तो समझ में आता है कि विद इन द न्यूक्लियस ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। वी कैन नॉट से कि कुछ ऐसा हो रहा है, बट हाँ एक चीज है, एक चीज है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है, और कई बारी तो वो एक्सचेंज भी नहीं होते, दे आर नॉट कन्वर्टिंग। लाइक अगर न्यूट्रॉन मेसॉन एक्सचेंज हो रहा है तो कन्वर्जन हो ही नहीं रही है, बट लगातार प्रोसेस चल रहा है। बट इक्विलिब्रियम तो रहेगी ना, क्योंकि प्रोटॉन, अब देखो यहाँ पे पहले एक न्यूट्रॉन था एक प्रोटॉन है, बाद में भी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, यानी ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़े। इसका मतलब वी कैन से दैट कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, लगातार इक्विलिब्रियम है इनके बीच में। इक्विलिब्रियम तो है बट द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज डायनामिक। मतलब लगातार मोशन में है, प्रोसेस लगातार कॉन्टिन्यूटी में है, बट स्टिल इट इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज ना तो कोई प्रोटॉन नया प्रोटॉन बन रहा है ना कोई नया न्यूट्रॉन बन रहा है, जितने थे उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस। चलो ये पॉइंट भी आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं। तो ये सारे प्रोसेसेस अंदर चलते रहते हैं। युकावा ने क्या कहा? युकावा ने डिस्कवरी की थी इसकी,
पाई मेसॉन की। फिर उसी ने बताया कि पाई मेसॉन के एक्सचेंज होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं। दिस इज हाउ interaction is going on between a neutron and proton, between a proton and proton, between a neutron and neutron, like this। उसने कहा कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन चल रही है, and this interaction is done because of this type of particle, that is pi meson। अब बेटा इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो। ये तो मैंने आपको बता दिया पाई मेसॉन ऐसा होता है। जस्ट अ मिनट। एक पॉइंट आप लिख सकते हो, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को एक्सचेंज फोर्स भी कहते हैं, बिकॉज, अब तो आप समझ गए होंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स, बिकॉज पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज होने से ये फोर्स आती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स because it is generated due to exchange of mesons, because it is generated due to exchange of mesons। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्वियसली हमारे सीबीएसई में नहीं आएगा ये सब चीजें, बट एक चीज ऐसी होती है ना कि आपको इसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हो कि न्यूक्लियर फोर्स में असल में कहानी क्या है। तो दैट इज वाई आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, तो मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देते हैं। बाकी जब कल आएंगे तो नई क्लास चलाएंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स में नहीं है, आपको मैं एक बात और बताऊं, लाइक अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, कि जैसे न्यूक्लियर फोर्स तो मिजॉन्स की वजह से है, पाई मिजॉन्स की वजह से, ऐसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ। अच्छा, अभी तक हमें ये पता नहीं था ना कि ग्रेविटेशन फोर्स का ओरिजिन क्या है, लेकिन नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स है हमारी, दैट इज basically generated because of exchange of some kind of particles, like न्यूक्लियर फोर्स में पाई मिजॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में एक पार्टिकल होता है जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। वो आइंस्टाइन ने पहले ही कह दिया था कि ये ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल है, प्रिडिक्ट उसने कर दिया था, और बाद में प्रूफ भी हो गया अभी कुछ 10-12 साल पहले ही ग्रेविटॉन की मतलब एग्जिस्टेंस का पता चला। तो मतलब ग्रेविटॉन्स के एक्सचेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इसी तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। मतलब हर तरह की फोर्स के लिए एक पार्टिकल है, और जब वो पार्टिकल एक्सचेंज होता है तब वो फोर्स जनरेट होती है। तो फंडामेंटल फोर्सेस का ओरिजिन धीरे धीरे अब हमें समझ आने लगा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, और ये कॉन्सेप्ट ये पार्टिकल वाला ही है। न्यूक्लियर फोर्स में मेसॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स हैं, ऐसे ही बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आज तक हमने सिर्फ यही यस पढ़ा सर। है ना कि कभी किसी ने मतलब कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा, इवन मैंने भी नहीं पढ़ा, अब तो खैर मॉडर्न थ्योरीज हैं तो आ रही हैं धीरे धीरे, पर हम में से किसी ने भी ये नहीं पढ़ा कि ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग क्यों रही है। वाई अ पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ से आई फोर्स? हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाँ जी हमें पता है, पर क्यों है, जनरेट कैसे हुई, इसके पीछे की थ्योरी हमें नहीं पता। ग्रेविटी नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दो मासेस के बीच में, ये भी हमें पता है, मान लेते हैं, बट क्यों है कैसे है इसका भी जनरेशन हमें नहीं पता। बट एक्चुअली अब ये सारी थ्योरीज डेवलप हो चुकी हैं और धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो हमें समझ आ रहा है कि पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने से ये फोर्सेस जनरेट हो रही है। तो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू
रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्स सो दैट की इंटरेस्ट आपका बना रहे। अब बच्चे न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो। कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे न्यूक्लियर डेंसिटी का, या फिर एक हमने पढ़ा था रेडियस साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिख लो। डेंसिटी निकालनी है। हर बार आपको बोलेंगे फाइंड द डेंसिटी, तो आपने वही फिक्स वैल्यू नहीं लिखनी आंसर जो मैंने आपको लिखवाया था कि वो तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सब ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना ही पड़ता है फिर भी। राइट डाउन अ क्वेश्चन। द न्यूक्लियर मास ऑफ एल्यूमिनियम 13 and 26. The nuclear mass of aluminium, mass given है बच्चे, nuclear mass of aluminium 13 and 26, 13 26 is 26.9815, is 26.9815 AMU, atomic mass unit. Find its nuclear density. Find its nuclear density. वैसे तो हमें पता है हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, बट लिटिल बिट वेरिएशन तो फिर भी होती है। तो इसको भी हमें सॉल्व वैसे ही करना है। हमें मास गिवन है, डिवाइड बाय हमें वॉल्यूम करना है। तो बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी आएगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है मास तो हमें गिवन ही है, एल्यूमिनियम का मास कितना है 26.9815, बट ये जो मास है इट इज इन एटॉमिक मास यूनिट, ये तो AMU में है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, अभी तो चलो AMU में ही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है बेटा बेटा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो यहां से अगर हम लोग R निकालें, हमें पता है व्हाट इज R, R इज इक्वल टू R नॉट A रेज टू पावर 1/3। तो बेटा R क्यूब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। R क्यूब जो आएगा दैट इज इक्वल टू R नॉट क्यूब इंटू A हमें गिवन ही है, दिस इज A, मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। तो R क्यूब की वैल्यू आएगी, R नॉट होता है 1.2 या 1.1 भी ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन कहते हैं कि R नॉट की वैल्यू आप ये लो 1.1 फर्मी, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन ही है। अगर नहीं है गिवन तो आपने 1.2 लेना है। तो आर नॉट की वैल्यू 1.1 फर्मी है, फर्मी को मीटर में बदला 10⁻⁻15 होल क्यूब, और ए की वैल्यू है बच्चे 26 मास नंबर। तो ये अपने पास आर क्यूब की वैल्यू है, ये वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पुट करते हैं, तो आएगा 26.9815। AMU को किलोग्राम में बदलेंगे। मैंने आपको बताया था वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब AMU से किलोग्राम में आ गए, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा ये, इंटू पाई, पाई इज 3.14। आर क्यूब की वैल्यू बच्चे ये रही 1.1 इंटू 10⁻⁻15 होल क्यूब इंटू 26। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ऑब्वियसली वैसे तो मास नंबर इंडिपेंडेंट है, बट थोड़ी वेरिएशन आएगी, क्योंकि देखो हम ले रहे हैं 26, एक्चुअल में गिवन है 26.9815, तो ये कट तो जाता है, बट ये 27 है और गिवन हमें 26 है, यानी कुछ तो वेरिएशन आएगी। तो हमारा आंसर जो पहले आता था जब हमने न्यूक्लियर डेंसिटी का आंसर निकाला था, तो अप्रोक्सीमेटली हमने कहा था इट इज 2.31। हमने जो डेंसिटी फिक्स कर रखी है दैट इज दिस 2.31 इंटू 10⁻17। बट इस बार आंसर थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि उसमें ये भी 26 था और ये भी 26 था, दोनों कट गए, तो फिर तो यही आंसर आएगा। अब आपको ये डायरेक्ट लर्न रखना है, फिर तो यही आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये और ये कट जाएगा। तो ये वाला जो पैरामीटर है इतना इतना, इसका आंसर तो फिक्स है, इसका आंसर तो वही है 26.9815 डिवाइडेड बाय 26। ये कट जाता तो ये 1 आ जाता, तो आंसर वही आ जाता जो हमने फिक्स कर रखा है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा कट के 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा आंसर 2.3 से ज्यादा आएगा। तो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट what we will get this answer, that is 3.08
इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ रहा है बच्चे समझ में क्या कह रहा हूं? देखो नॉर्मली तो आंसर वो Yes. आएगा ही 2.31 जो हमने फिक्स कर रखी है डेंसिटी, बट वो तब था ना जब हम कहते थे कि ये भी 26 था और ये भी 26 था, कट गया इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, बिल्कुल ठीक है। बट अभी के लिए जब इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है मास कि हम उसे 26 नहीं लेंगे, उसे 26.9815 लेंगे, तो फिर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी इस वैल्यू से। कितनी वेरिएशन आएगी? तो आपको क्या करना है, जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय जो मास नंबर होता है वो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो हमारी फिक्स डेंसिटी है। लास्ट केस में ये इक्वल था तो 1 आ गया था, 1 इंटू दिस, यही आंसर आ जाएगा। बट इस बार थोड़ी सी वेरिएशन है तो आंसर इज ग्रेटर देन 1, तो इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, तो समथिंग लाइक दिस ये आंसर आएगा। तो बेटा प्लीज नोट इट डाउन। Then ओके, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आ रही है ना आज तो। चलो बेटा एक और एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, वो भी आप कर लो। एवरेज एटॉमिक मास का नया मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आज। आज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई, थोड़ा बताया कि न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखो आपको गिवन है जैसे क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स गिवन है बेटा। एक तो आपके पास क्लोरीन है ये वाला आइसोटॉप्स है क्लोरीन 17 और 35, और दूसरा आपके पास क्लोरीन है 17 और 37, मतलब दो आइसोटॉप्स गिवन है क्लोरीन के। इस वाले क्लोरीन का मास आपको गिवन है, इट इज 34.968, और बेटा इस वाले क्लोरीन का मास है 36.966, और इनकी रिलेटिव एबंडेंस यानी नेचर में ये कितने परसेंटेज में मिलते हैं, कंपेयर करोगे ना रिलेटिव एबंडेंस, तो बेटा ज्यादातर हमें ये 1735 मिलता है, तो इसकी परसेंटेज जो है 75.18% है, और इसकी रिमेनिंग 100 में से इसकी है 24.22%। मतलब अगर आप नेचर में क्लोरीन को ढूंढने निकलोगे तो आपके 75% चांसेस हैं कि आपको क्लोरीन 35 मिलेगा, सिर्फ 25% चांस है कि क्लोरीन 37 मिलेगा। मिलते दोनों हैं, नेचर में दोनों प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के दोनों आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ज्यादा परसेंटेज में ये है। दिस इज कॉल्ड relative abundance. Now what you have to find out the composite atomic mass of chlorine. Find एवरेज कह लो या कंपोजिट कह लो, लेकिन हम ना तो ये लेते हैं ना तो ये लेते हैं, हम इनकी एवरेज वैल्यू से नहीं ले लेते 35.5, वो एक्चुअल में क्या है, वो कंपोजिट एवरेज वैल्यू है। फाइंड कंपोजिट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो बेटा इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा एवरेज एटॉमिक मास का। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है किसी को पता है? 11th क्लास में करते होते हैं केमिस्ट्री में। क्या करते हैं बेटा? परसेंटेज इनटू मास m1, यानी पहले वाले की परसेंटेज और उसका मास कितना है, प्लस परसेंटेज इनटू मास यानी दूसरे वाली परसेंटेज और उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला से आप एवरेज निकाल सकते हो। याद आया आपको? करते थे ना पहले ही चैप्टर में 11th क्लास में yes, एवरेज sir. एटॉमिक मास। ये वही है, इसका भी हमें कहीं कहीं जगह यूज होगा हमारी फिजिक्स में, तो दैट इज वाई आज मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान रखना।
To find out the average atomic mass, it is actually the weightage average of the mass of two isotopes. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, weightage average of mass of two isotopes. या मतलब दो से ज्यादा हो तो एक बार और आ जाएगा प्लस परसेंटेज इनटू दैट आइसोटॉप का मास. जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं तो हाइड्रोजन के परसेंटेज इंटू M1 प्लस परसेंटेज इंटू M2 प्लस परसेंटेज इंटू M3, इस तरह से डिवाइडेड बाय 100. तो बेटा वी हैव परसेंटेज दिस मच 75.18 एंड मास इज M1 विच इज 34.968 प्लस its percentage is 24.22 into its mass is 36.966 whole divided by 100. So when you solve it, you will get answer 35.242. It is 35.242. Obviously this answer is in atomic mass unit, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये AMU में गिवन होता है. समटाइम्स आजा नेटवर्क यार चल तो सही रहा है. यस बेटा, तो वो नेटवर्क इशू आ गया.